नागपुर से आने वाले देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की कमान सौंप दी गई है। तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। एमपी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे मुंबई। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर वो खबर दिखाता हूं जो आपको जानना, देखना, समझना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले क्या करता हूं, मैं आपको खबरों की लिस्ट दिखाता हूं। सबसे पहले बात, आज महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है, इसी पर करेंगे। दिखाएंगे कि नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, उद्योगपति, बड़े बड़े लोग पहुंचे थे। एक एक तस्वीर दिखाएंगे और हाँ, ये भी बताएंगे 12 दिन मंथन चला और आखिर में मुहर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही क्यों लगाया गया। जुड़े रहिएगा, अंदर की खबर भी बताएंगे। दूसरी खबर में आपको सीएम योगी का एक बयान सुनाएंगे जिसकी खूब चर्चा हो रही। सीएम योगी संभल हिंसा को लेकर बहुत गुस्से में है। कह दिया है बांग्लादेश, अयोध्या और संभल में हिंसा करने वालों का डीएनए एक ही है। अब डीएनए पर ही राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। क्या कहा है, जुड़े रहिएगा, वो भी दिखाएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे सीधी की वायरल लीला साहू की। 2 दिन से लीला साहू की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले लीला साहू का वायरल वीडियो दिखाया जिसमें लीला साहू सड़क बनाने की बात कर रही हैं। दूसरे दिन विस्तार न्यूज उस सड़क का हाल जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और सांसद जी से भी बात की। आज विस्तार न्यूज पर लीला साहू और सांसद जी सामने आमने। जुड़े रहिएगा, दिखाएंगे, बातचीत सुनाएंगे। चौथी खबर में आपको ग्वालियर की खबर दिखाएंगे। ग्वालियर में चिकनगुनिया के बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जानते हैं, एक बस्ती में 400 लोग रहते हैं जिसमें करीब 350 लोगों को चिकनगुनिया हो गया है। आपसे जुड़ा मामला है, विस्तार से दिखाऊंगा क्योंकि आपके सेहत से जुड़ी खबर है। 5वीं खबर में आपको इंदौर से आई एक तस्वीर दिखाएंगे। कैसे स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर ने एक बार फिर मिसाल पेश की है। कबाड़ की चीजों को इकट्ठा करके शहर को सजाने के लिए अलग अलग चीजें तैयार की जा रही हैं। अच्छी तस्वीरें देखेंगे तो आप भी सीखेंगे, प्रेरित होंगे। 6वीं खबर में आपको छत्तीसगढ़ की दिखाएंगे। जानते हैं, छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 10 महीनों में 17,000 से ज्यादा लोगों से ठगी हुई छत्तीसगढ़ में। अब लोगों को ठगी से सचेत करने के लिए सरकार एक्शन में आ गई है। पहले साइबर भवन की शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में। विस्तार से खबर दिखाएंगे, कैसे निजात पाएंगे आप, ये खबर देख लीजिएगा, साइबर ठगी से बच पाएंगे। साथ ही खबर में आपको कवर्धा से आई एक भाई बहन की भावुक तस्वीर दिखाऊंगा। भाई दिव्यांग है, बहन हर दिन व्हील चेयर पर लेकर स्कूल जाती है। ऐसी इमोशनल तस्वीर आपका अपना चैनल ही आपको दिखाता है। 8वीं खबर में बात करेंगे तेंदुओं की दहशत की। छत्तीसगढ़ में 2 दिन में तेंदुओं ने 2 लोगों की जान ले ली है। कांकेर और धमतरी से दर्दनाक खबर आई है, जुड़े रहिएगा, बताएंगे। और आखिर में आपको जांजगीर की तस्वीर दिखाएंगे। जांजगीर के राजेश सिंह को पौधों से बहुत प्यार है। विदेश से पौधे मंगवाते हैं और ये पौधे बहुत खास भी हैं। बस इसीलिए आपको ये खबर बताऊंगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर कौन सी है वो दिखा देता हूँ। पहली खबर क्या है भाई, देख लीजिए। महाराष्ट्र में फिर से फडणवीस सरकार, और फडणवीस ने आज शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे थे। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार की वापसी हो गई। तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले ली। देवेंद्र फडणवीस के साथ ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मुंबई के आजाद मैदान में बड़े बड़े दिग्गजों का जमावड़ा था। देवेंद्र फडणवीस के बाद सुबह से जारी सस्पेंस खत्म हो गया है और एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शिंदे के बाद अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, जो कल ही कह दिए थे कि मेरा तो तय है कि शपथ लूंगा भाई साहब। महाविकास अघाड़ी की सरकार हो या महायुति की, अजीत पवार 6वीं बार मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री बने। 6वीं बार महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचते ही मुंबई का आजाद मैदान मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री समेत तमाम नेता कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। नई सरकार के गठन में सिर्फ बड़े बड़े नेता ही नहीं, कई अभिनेता भी पहुंचे। शाहरुख खान, संजय दत्त समेत कई बड़े फिल्मी सितारे पहुंचे। फडणवीस सरकार की शपथ में अंबानी परिवार भी पहुंचा, सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी समेत करीब 200 से ज्यादा वीआईपी फडणवीस सरकार की शपथ ग्रहण में मौजूद थे। और आजाद मैदान में तो 40,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। रिपोर्ट देखिए, खुद समझ जाएंगे कि कितनी भीड़ थी फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में मुंबई। देखिए, मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस
ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी एकनाथ रमणभाई संभाजी शिंदे, मी अजित आशाताई अनंतराव पवार और इसके साथ ही महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी एक बार फिर देवेंद्र भाऊ को सौंप दिया गया। 12 दिन चले मंथन के बाद आखिर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही मुहर क्यों लगी? चलिए इसके पीछे की कहानी भी आपको बता देते हैं। स्क्रीन ध्यान से देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुरुआत से ही बीजेपी के हाईकमान और आरएसएस की पहली पसंद रहे हैं। 30 जून 2022 को जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे, तब प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर ही देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम के लिए तैयार हुए। फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने के बाद पीएम मोदी और आरएसएस दोनों ने फडणवीस की सराहना की। पूरे महाराष्ट्र चुनाव में देवेंद्र फडणवीस हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता बनकर उभरे। 80% हिंदू आबादी वाले महाराष्ट्र में इस छवि ने बीजेपी को और मजबूत किया और ज्यादा मजबूत किया। इसके साथ ही महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार भी देवेंद्र फडणवीस। सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों को चुनने तक फडणवीस ने ही सब तय किया। साथ ही महायुति के नेताओं के साथ अच्छा तालमेल बैठाया, जो अब सरकार चलाने में भी मदद करेगी। साथ ही देवेंद्र फडणवीस पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके। 2014 से लेकर 2019 तक का उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा। इसी का नतीजा था कि 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को जीत मिली। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी हो गई। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। देवेंद्र फडणवीस, आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है उस खबर की बात कर लेते हैं। संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी बहुत गुस्से में हैं और आपको याद ही होगा कि कल क्या हुआ था। कल हुआ ये था कि कल राहुल और प्रियंका संभल जा रहे थे। इसके पहले क्या हुआ था? अखिलेश यादव कहां? अखिलेश यादव संसद में दहाड़ रहे थे। और अब आज उस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गुस्से में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दिया। कह दिया है संभल, बांग्लादेश और अयोध्या में हिंसा करने वालों का डीएनए एक तरह का ही है। संभल हिंसा पर हो रही राजनीति के बीच सीएम योगी का बयान खूब वायरल हो रहा है। सीएम योगी ने डीएनए की बात कही तो अब अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया है। दोनों बयान सुन लीजिए, फिर विस्तार से बात करें। सुनिए। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। बताइए, हिंसा की बात साइंस वाइंस तक पहुंच गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी होकर डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। संभल में 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद हिंसा भड़की, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद से ही इस हिंसा को लेकर संसद से सड़क तक भयंकर बवाल जारी है। कल राहुल प्रियंका की तस्वीरें आपको विस्तार से दिखाई थी, कैसे संभल जाने से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी बॉर्डर पर ही पुलिस ने रोक दिया था और कांग्रेस के नेताओं को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव लगातार यूपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो इस हिंसा को यूपी में हुए उपचुनाव से भी जोड़ दिया, लेकिन इन सब सवालों का जवाब आज योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दे दिया और एक बार फिर अयोध्या की धरती से बांटने
और काटने की बात सीएम योगी ने कही है। सुन लीजिए अयोध्या में क्या कहा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल अधिकारियों के साथ संभल हिंसा पर हाई लेवल बैठक की और सख्त निर्देश भी दे दिए कि कोई भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। संभल हिंसा में 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई योगी सरकार उपद्रवियों से ही करने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाएं। जनता का सहयोग है, सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं। एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। सीधे मुद्दे की बात यह है कि 400 उपद्रवियों के पोस्टर लगाने वाली है यूपी पुलिस और उपद्रवियों से 1 करोड़ की भरपाई की जाए। संभल पर जो भी बड़ा अपडेट आएगा बताते रहें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है आपको बता देते हैं। देखिए आप, लीला साहू की गुहार, सांसद जी करेंगे विस्तार। किस चीज का? सड़क का। आपको लगातार 3 दिन से खबर दिखा रहा हूं। मामला सीधी के एक गांव की सड़क का है। वैसे तो मामला सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल लगातार ये खबर आपको दिखा रहा है और न सिर्फ खबर दिखा रहा है बल्कि जिम्मेदारों से सवाल भी पूछ रहा है। इसलिए हमने आज तय किया कि क्यों ना सभी पक्षों को, यानी कि सांसद जी और लीला साहू दोनों लोगों से बात की जाए। तो आज हमारे साथ सांसद जी भी मौजूद होंगे, लीला साहू भी मौजूद होंगी। लेकिन उससे पहले जल्दी से पूरा मामला जान लीजिए कि आखिर ये खबर आज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। दरअसल सीधी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं लीला साहू, जो मुख्यमंत्री तक पहुंच गई हैं। लीला साहू के गांव में सड़क नहीं है। इससे लीला साहू ने वीडियो बनाकर पोस्ट किया। वीडियो बहुत वायरल हुआ। विस्तार न्यूज ने भी खबर दिखाई। खबर दिखाने के बाद हमने वादा किया था कि हमारा सहयोगी ग्राउंड पर भी जाएगा। विस्तार न्यूज की टीम गांव गई, गांव का हाल टीवी पर दिखाया। इसके बाद विस्तार न्यूज ने दिल्ली में सांसद जी से भी बात की और आपको सब कुछ दिखाया। सांसद जी का कहना था कि लीला ये सब खबरों में आने के लिए कर रही हैं, इशारा था उनका। लेकिन सांसद राजेश मिश्रा ने सड़क बनवाने का वादा भी किया। इसलिए आज हम दोनों पक्षों को एक साथ लेकर आए हैं। हमारे साथ सांसद जी भी मौजूद हैं और लीला साहू भी। दोनों से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मोदी जी हमारे यहाँ के रोड बनवा दे। हम बताए थे अपना कहा सांसद यहाँ से 29 के 29 सीट में जीते हैं। नहीं देखा था कौनो वर्किंग मीडिया काय में बदलाव भाई, बरसात बीत गया। सांसद जी अब तो सड़क बनवा दीजिए, बरसात बीत गया। कल विस्तार न्यूज का रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट करने जाएगा, साहू जी से बात करेगा। बच्चे जो है स्कूल आ रहे हैं तो इस नदी को पार करके आ रहे हैं। ये रोड है, आपको बता दें भाई साहब, ये रोड है। लगातार इस रोड की मांगे लीला साहू अपने रील के माध्यम से कर रही हैं। हमने भी सांसद जी से संपर्क किया, पता चला सांसद जी दिल्ली में है, तो हमने दिल्ली में ही सांसद जी से बात की है। एक्चुअली क्या है, मीडिया में आने का किसी किसी का नेचर होता है। मीडिया भी एक माध्यम होता है लोगों के पास पहुंचने का। मान लेते हैं कि लीला साहू मीडिया में आने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन आप जल्दी से सड़क बनवा दीजिए, बस यही मैं भी आपसे। चलिए देखिए, विस्तार न्यूज है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक अलग सा प्रयोग कर रहा है और मैं सांसद जी का भी धन्यवाद करूंगा और लीला साहू का भी धन्यवाद करूंगा। राजेश मिश्रा सांसद सीधी मेरे साथ जुड़ गए हैं और लीला साहू, दोनों लोगों को दिखा दीजिए। और लीला, आप घबराइए नहीं, आप परेशान मत होइए, ये विस्तार न्यूज है। सांसद जी दिल्ली में हैं और सांसद जी से हमने समय मांगा। सांसद जी ने कहा नहीं, बिल्कुल मेरी जनता जनार्दन का मसला है, मैं बात करूंगा।
सांसद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में, और लीला, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। सबसे पहले लीला चू की आवाज आपने उठाई थी और सांसद जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए वक्त दिया और कहा है कि लीला के मन में जो भी प्रश्न हो मैं उसका जवाब दूंगा। लीला, आप जो भी कहना चाहती हैं पहले आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद मैं सांसद जी के पास जाऊंगा। लीला जी धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों ने हमें समय दिया। जी हम कहना ये चाहते हैं कि बस हमारी रोड बन जाए। सांसद जी ने जो वादा किया था बस वादा अपना निभा दे, हो गया। अच्छा, ये तो आपने कह दिया, ये तो आपने कह दिया लीला। आपके सांसद जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो तो कल ही कह दिए हैं। आप सांसद जी के साथ जुड़ के कैसा महसूस कर रही हैं, पहले ये बता दीजिए। जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और माननीय सांसद जी को हम अपनी तरफ से प्रणाम भी कहते हैं। सांसद जी, लीला साहू जो कल तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और सोशल मीडिया के जरिए कह रही थी कि हमको तो भाई साहब सड़क चाहिए, हम लौट आए हैं, आपको क्या लग रहा था हम लौट कर नहीं आएंगे? आज वो आपको प्रणाम कर रही हैं, इस प्रणाम को आप किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं और क्या आश्वासन देंगे सांसद जी? जनता जनार्दन हमारे लिए भगवान के रूप में होती है। हम लोग तो रोज प्रणाम करते हैं जनता जनार्दन को, और निश्चित तौर से हम अपने क्षेत्र की जनता को मैं खुद बहुत 24 घंटे उनसे मिलने का प्रयास करता हूं, उनका काम करने का प्रयास करता हूं। संसदीय समय है इस समय पर, इसलिए मैं दिल्ली में हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमको जोड़ा आपने। और जहां तक इनके सड़क की बात है, निश्चित तौर से मैंने इनसे वादा किया था। आप जानते हैं कि जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक कोई नए विकास कार्य नहीं होते हैं, खासतौर पर रोड की। अक्टूबर के बाद मैं अभी आपको बताता हूं, नवंबर में ही मैंने इसको पूरे प्रकरण को बड़े गंभीरता से लेकर के सभी विभागीय अधिकारियों के साथ मिल करके मैंने चर्चा किया, और अभी 22 तारीख को ही हमने एक दिशा की बैठक लिया है, जिसमें अधिकारियों का मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ये जो हमारी सेंधवा से खड्डी तक की रोड है हर हालत में बनना चाहिए। सिर्फ सवाल लीला साहू का नहीं है, सवाल उस क्षेत्र में रहने वाली जनता जनार्दन, और उस क्षेत्र में बहुत कई गांव आते हैं। मैं चाहता हूं मेरे लोकसभा क्षेत्र का कोई भी ऐसी जगह न हो जहां रोड न हो। मैं इसीलिए चुना गया हूं कि मैं जनता की सेवा में काम आ सकूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रोड, मैं एक पेपर आपको दिखाना चाहता हूं, इसमें एक टिक लगा है, और ये जो टिक लगा है ये यही रोड है। मैं नवंबर महीने से मैंने कहा था कि नवंबर से कार्य प्रारंभ होगा, मैंने नवंबर से कार्य प्रारंभ कर दिया है। निश्चित तौर से एक परंपरा होती है विकास की, हम पहले उसका सब विभाग से सर्वे कराते हैं, हम लिखते हैं, विभाग से सर्वे होता है, सर्वे होने के बाद एस्टिमेट बनता है, एस्टिमेट बनने के बाद फिर उसकी प्रक्रिया होती है, उसका टेंडर होता है। कोई छोटी मोटी रोड नहीं है, इस रोड का टेंडर होगा, टेंडर होता है, और टेंडर की ये सब प्रक्रिया करने में निश्चित तौर से महीने 2 महीने लगता है। जिसको भी ठेका मिल जाता है उस रोड का निर्माण करता है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हमारा काम है फाइनेंशियल एसेट उपलब्धता कराना, प्रशासन से कोऑर्डिनेट करना। अभी हमारे ज़िले में कई ऐसी रोड हैं जो आग, हमारी एक NH39 रोड है, आप भी जानते होंगे, वो रोड लगभग 13 साल से बन रही है, 3 ठेकेदार बदल गए। उसमें शासन का भी दोष नहीं है, इसलिए कि शासन लगातार लगा हुआ कि हमारी रोड बने, लेकिन जो ठेकेदार ठेका लेते हैं वही ठेकेदार डिफाल्टर हो रहे हैं। तो निश्चित तौर से उसमें भी मैंने दिन रात लग करके हुई अभी एक गोपद का ब्रिज प्रारंभ करा दिया है, और काम तेजी से हुआ है। हमारे क्षेत्र में रेल का भी काम मेरे आने के बाद से मैं दिन रात। अच्छा, लेकिन सांसद जी, वायरल क्या हुआ? मैं तो आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन वायरल क्या हुआ आपको पता है? वायरल क्या हुआ? आपकी पूरी, आप निश्चित तौर पर विकास कर रहे हैं, इसलिए जनता आपको प्यार कर रही है, लेकिन वायरल क्या? मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, आप ही से बात करना है। किस तरह से ये डिमांड हुई जिसकी वजह से लाखों लोगों ने देखा? मैं आ रहा हूं आपके पास। लीला, एक बार आप जरा ऐसा करिए, चूंकि आप वायरल हो गई हैं, मैं सांसद जी आपके पास आ रहा हूं, आप दोनों अच्छा कन्वर्सेशन कर रहे हैं। आपके क्षेत्र की जनता जब इस बातचीत को देखेगी, यकीन मानिए इसका बहुत आपको लाभ मिलेगा और इसकी प्रशंसा भी मिलेगी। इसलिए आज
लाइव सुनिए लीला को। आज लीला की जो लीला है वो लाइव सुनिए। किस तरह से मांग की थी लीला, एक बार जरा बता दीजिए। आप बता दीजिए एक बार, अब जब आपने मांगी थी और सांसद जी आपको लाइव सुन ही रहे हैं, तो आपने किस तरह से मांग की थी, जरा वो पूरा बता दीजिए एक बार, दर्शक देख लें। जी, हमारी मांग ऐसी थी, कुछ अपने सोशल मीडिया के अंदाज से ही, कि सुनिएगा। जब तक इस पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं, तब तक नेताजी को छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए, ऐसी बात है कि हमारे जो नेताजी माननीय सांसद जी हैं, तो हम वादा उनको याद दिलाना चाहते थे कि उन्होंने हमें 5 नवंबर तक कहीं मोहलत दिया था कि आपको 5 नवंबर से पहले कुछ नहीं बोलना है। तो हमने कुछ भी नहीं बोला था। अगर आपको विश्वास ना हो तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी रोड के बारे में बात नहीं की। लेकिन जब नवंबर बीत गया, तब मैंने ये बात उठाई कि आपके वादे को याद दिलाया। आपके पीए से हमने बात की, श्रवण चौबे जी से। तो यही हम पूछना चाहते थे कि कब से काम स्टार्ट होगा, कुछ तो बताइए। उन्होंने कोई भी कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने तो बात यहाँ ला दी कि अच्छा कौन सी रोड है, याद करने लगे कौन सी रोड है, सिंधवा से खड्डी जाती है वो वाली रोड ना। बोले हाँ। हमें लगा, यही पास हमें थोड़ा हैरानगी महसूस हुई कि जब इनको हमारे रोड के बारे में याद नहीं है तो रोड की काम कैसे चालू होगी। अच्छा ये बताओ लीला, जब आप गांव में ये सब कर रही थी तो गांव वालों ने क्या कहा आपको, आपके पति ने क्या कहा? गांव वालों ने नहीं कहा अरे सांसद जी के खिलाफ ऐसा बोल रही हो, समझ रही हो नेताजी हैं, कुछ बोला किसी ने? नहीं, हमने किसी को बताया ही नहीं था। तो मोबाइल कौन दिया है आपको? ये मोबाइल कौन दिया है जो आप रील बना बना के मुख्यमंत्री तक पहुंच गई हैं? वो तो मेरे हस्बैंड भी है। देखिए क्या है, हम गांव वाले से डिस्कशन नहीं करते, खाली अपने पति से करते हैं। तो फिर पति ने क्या बोला, घर वालों ने क्या बोला जब आपने ये वीडियो बनाया? तो फैमिली वाले नहीं जानते थे, खाली हमारे हस्बैंड जानते थे। तो उन्होंने बोला कि हम सोशल मीडिया वाले हैं, हम दोनों, तो जिस प्रकार से हमसे बनेगा याद दिलाना, हम तो कागज पत्र अर्जी हम दे ही नहीं पाएंगे। अब बताइए, हम उनके ही श्रवण चौबे जी से पूछ रहे थे कि सांसद जी अच्छा छोड़ो तो श्रवण चौबे को लीला, अभी तो सांसद जी लाइव बैठे हैं और तुम्हारी इस बातचीत से मुस्कुरा रहे हैं। अभी सांसद जी के लिए क्या बोलोगी जब वो कागज लेके और प्रमाण लेके बैठे हैं, तब क्या बोलोगी ये बताओ? सांसद जी को क्या कहोगी अभी? जी, हमें नहीं पता था सांसद जी के ही कागज काम प्रोसेसिंग में चल रहा है, हमें ये नहीं पता था। इसलिए हमने ये बात याद दिलाने के लिए वीडियो बनाया था। और 5 महीने हो गए ना, 5 महीने बीत जाने के बाद हमने ये बोला। अभी क्या कहेंगी आप बताइए जरा? अभी अब जब सांसद जी ने कहा है कि भाई मेरी प्राथमिकता में पहले नंबर पर है, तो आप क्या कहना चाहेंगी सांसद जी से? आप बोल रही हैं, सांसद जी सुन रहे हैं, बोलिए। जी, हम उनसे यही पूछना चाहते हैं कि कितना टाइम लगेगा। सांसद जी बता दीजिए कितना टाइम लगेगा, बता दीजिए। जब बन जाएगा तो सुनिए, जब बन जाएगा तो उसकी पार्टी जो है वहीं सड़क पे की जाएगी। बता दीजिए, लीला को बता दीजिए, जिज्ञासा शांत कर दीजिए। पहले तो मैं कुछ चीज बता दूं, लीला जी कुछ छिपा भी रही हैं। ये छिपा ये रही है कि इनने मुझसे खुद 10 दिन पहले फोन किया था कि सांसद जी आप कहाँ हैं, तो मैंने कहा मैं दिल्ली में हूं। इनने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं था, सिर्फ इतना कहा था कि आप सांसद जी कहाँ हैं। अगर पूछती तो मैं उसी दिन बता देता, लेकिन अगर ये पूछ लेती तो हमारी आपकी सोशल मीडिया में बात कैसे होती। मैंने इनको स्पष्ट कहा कि आप मैंने पूछा, मैंने कहा मैं दिल्ली में हूँ। पहली बात, मैं हमेशा बात करता हूँ, इनने जब भी फोन किया होगा मैंने बात किया होगा। ये मेरे कार्यालय में आई थी, मैंने इनको बकायदा चाय पिलाया था, मैंने बैठाया था, मैंने कहा था बेटी तेरा काम करेंगे हम। और मैं इसलिए नहीं कि आप सोशल मीडिया में हैं तो आपका काम होगा। जो सोशल मीडिया में नहीं है, पर्दे से पीछे हैं, हमारे इनको अपना सड़क तो याद है। वहीं एक हमारी रोड है खंधो, वो ऐसा गांव है कि उसमें बैगा हैं और कोई भी जो है उसमें कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मोबाइल हो जिसके पास, बहुत कम लोग हैं, गरीब लोग हैं। वहाँ पर सड़क नहीं, मैं खंधो की भी रोड बनवा रहा हूँ। ऐसे कई गांव हैं। तो जो सोशल मीडिया में नहीं है उनका भी काम हो रहा है।
ये सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर है। अच्छा इनका लीला, भी काम सांसद जी हम आइल्ला है अपना पास आइल्ला है थोड़ा वक्त दे। लीला सुना, अब जब जावे सांसद जी के यहाँ तो चाय के साथ बिस्कुटों मिली, एक के साथ समोसों मिली और सड़क बनी, वह वादा हो गया तो संतुष्टि हो गया। पुरान बात न करे, अब पुरान बात न करे लीला, नई बात जो सांसद जी कहला ओसे कितना संतुष्ट है बतावा, जल्दी से बतावा, फिर हम जवाब ले। देखी सुनी अभी हम संतुष्ट नहीं यहाँ, वो दर की जरूर संतुष्ट हो गए कि हमारा काम चालू हो जाए, हमारे रोड के काम नवंबर से ही, लेकिन संतुष्ट हो गए लेकिन नहीं भा काम चालू। ये दर की हम संतुष्ट नहीं हैं, जब तक चालू न हो जाए तब तक हम संतुष्ट कहाँ से हो सके। अच्छा ठीक है सांसद जी एक जवाब अपना दे दी कि कब काम चालू हो जाए, संतुष्टि दे दी। विस्तार न्यूज की मुहिम रंग लावे, अपना पजन को शुभकामनाएं, हम आगे बढ़ी। सड़क के टेंडर भय के बाद काम चालू हुई, टेंडरिंग प्रक्रिया हुई, एस्टिमेट बनी टेंडरिंग प्रक्रिया हुई। रोड वह लगभग 7-8 करोड़ के लगभग के रोड है, महंगी रोड है, 10 करोड़ तक लग सकता है। तो जैसे टेंडर हो जी काम शुरू हो जी, जो ठेका ले था, हम तो कोनो ठेकेदार न हो, हमार काम हम अपन काम कर रहे हैं। अब चूंकि बघेल खंडी में आ गए तो हम बघेल खंडी में अपना बताई लाग हैं। रोड निश्चित बनी, यह हमारा कमिटमेंट है। टाइम हम ऐसे नहीं बता सकी कि एजेंसी को आई कैसन काम शुरू करी, और जैसे काम लग जाइए होएगा कमिटमेंट। ठीक है हम समझ गए। देखिए एक सरकारी प्रक्रिया होती सांसद जी, हमारा कौनो आरोप नहीं है अपने के पीछे, न लीला कौनो आरोप है। लीला ने बहुत मतलब कुल मिला के कहना चाहिए कि बहुत देसी अंदाज में वो बिटिया है गांव के अपन वीडियो बनाई, तो हमका लाग के हमार बहन बिटिया आई एक मंच दे चाहिए और अपना तक निवेदन पहुंचावे करा, हम निवेदन पहुंचाएं और अपना कमिटमेंट दिहन एक हितीरा अपना पचन दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद। हम वही कहित के आए तो जब यह मेरे के गुरतुल बात होती तो हमारा मन परत है कि थोड़ा बहुत हम बात कर ली। लीला आपका भी बहुत धन्यवाद और सांसद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है वो बता देते हैं। अगली खबर क्या है बताइए। ग्वालियर में चिकनगुनिया के मामले बढ़ गए हैं और ग्वालियर से ये परेशान करने वाली खबर है। ग्वालियर की एक कॉलोनी जहां 400 लोग रहते हैं, वहां के करीब 300 लोगों को चिकनगुनिया हो गया है। अब अगर इतनी बड़ी समस्या आएगी तो विस्तार न्यूज तो मौके पर जाएगा ही, तो हम मौके पर पहुंच गए और पूरी रिपोर्ट लेकर आए हैं और दिखाएंगे भी। साथ ही आप चिकनगुनिया का शिकार होने से कैसे बच सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा। ग्वालियर की पुष्कर कॉलोनी में 2 दिन में चिकनगुनिया के 70 मरीज सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ। बीते 1 हफ्ते से पूरी कॉलोनी में चिकनगुनिया के मरीज तेजी से बढ़े। शनिवार को लिए गए सैंपल में 20 मरीजों को चिकनगुनिया निकला, तो वहीं सोमवार को 73 सैंपल लिए गए, जिसमें से 50 चिकनगुनिया के मरीज मिले। सोचिए 73 में 50 पॉजिटिव। जब हमारे सहयोगी अनिल गौर पुष्कर कॉलोनी पहुंचे तो पूरी कॉलोनी में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। कॉलोनी में सन्नाटे का कारण जानते हैं क्या? हर घर में कम से कम 3 से 4 लोग बीमार हैं और बीमारी की वजह से लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। कॉलोनी में जो कुछ लोग बाहर भी थे वो भी दर्द से कराह रहे थे, परेशान थे। कोई अपने हाथ पैर में तेल मल रहा था तो कोई फफूंदों से परेशान था। चिकनगुनिया के मरीजों में यह भी देखने को मिल रहा है कि उनके शरीर में फफूंदे पड़ रहे हैं। कुछ लोगों को तो बीमारी ठीक होने के कई दिन बाद उनके अंदर इन्फेक्शन देखने को मिला है। हमारे सहयोगी अनिल गौर मौके पर पहुंचे और पीड़ित लोगों से बात भी की। पहले ग्वालियर की पुष्कर कॉलोनी से हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करेंगे विस्तार से। पहले रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर शहर का सबसे बड़ा इलाका डीडी नगर और पुष्कर कॉलोनी लेकिन अब चिकनगुनिया की चपेट में है। हर कोई यहाँ पर चिकनगुनिया का मरीज है। तमाम ऐसे घर हैं, घर में हर कोई चिकनगुनिया का मरीज, और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर डेरा डाले हुए है। आप बताइए कि कौन कौन घर में सदस्य बीमार हैं? मेरे सबसे बीच वाले ससुर जी और जो सबसे बड़े ससुर जी और मेरी दादी सास। दादा जी आप बताइए क्या स्थिति है इस पूरी कॉलोनी की? यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ हर घर में 1 पेशेंट 2 पेशेंट ऐसे निकल रहे हैं। क्या स्थिति है इस पूरी कॉलोनी की मुझे बताइए। मच्छर तो कम हुए परंतु घरों के अंदर मच्छर है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे गार्डन में पानी भरा रहता था। हाँ। और पानी में घास बहुत ज्यादा हुई थी, उस समय दवाई प्रशासन ने डाली। क्या आप देख सकते हैं कि हालात यहाँ के ऐसे हैं कि घर के बाहर कोई नहीं है और इसका कारण यही है
कि यहाँ पर घर के अंदर ही पूरे सदस्य चिकनगुनिया की चपेट में हैं। लग रहा है क्या फीवर आया, फीवर आने के बाद हाथ पैरों में दर्द, सूजन वगैरह। 1-1.5 महीने पहले बुखार आया था, तो बुखार में मेरे जो है हाथ पैरों में दर्द था, पैर भी जमीन पर नहीं रख पा रहे थे। ग्वालियर की पुष्कर कॉलोनी के हालात आप समझ चुके हैं, देख चुके हैं। जब विस्तार न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तब नगर निगम का प्रशासनिक अमला कॉलोनी में फॉगिंग कर रहा था और स्वास्थ्य विभाग की एक टीम घर घर जाकर लोगों से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया की डिटेल जुटा रही थी। लेकिन नगर निगम अगर ये एहतियात पहले ही बरत लेता तो आज हालात ऐसे न होते। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुष्कर कॉलोनी में कैंप लगाया है और लोगों की जांच की जा रही है लगातार वहां पर। बुधवार को टीम ने 173 घरों का सर्वे किया। चिकनगुनिया से कुछ दिन पहले यहां 27 नवंबर को एक रिटायर्ड फौजी की मौत हो चुकी है, जिसके बाद इलाके के लोग डरे हुए हैं। हमने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी बात की है, क्या कह रहे हैं अधिकारी सुन लीजिए। जी, पुष्कर कॉलोनी में यहाँ हम लगातार हमारा तीसरा चौथा दिन है आज। तो यहाँ पर हर घर में 2 या 3 पेशेंट इसी कंप्लेंट के जॉइंट पेन के साथ में यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पर जिस पार्क में हम लोग आज खड़े हैं, इस पार्क में जुलाई के मंथ में जो काफ़ी बरसात हुई थी, तो उस वजह से यहाँ काफ़ी पानी भरा रहा और अभी तक यहाँ नमी है। और ये जो वायरस है ये कोल्ड और शेडी एरियाज़ में ये मिलता है। अब आपको ये बता देता हूं कि आपको चिकनगुनिया से कैसे बचना है। सबसे पहले जान लीजिए कि इस चिकनगुनिया को पहचानना कैसे। देखिए स्क्रीन ध्यान से, सब कुछ लिखा हुआ है। चिकनगुनिया में आमतौर पर मच्छर के काटने के 3 से 7 दिन बाद असर दिखाई देता है और चिकनगुनिया का सबसे प्रमुख लक्षण बुखार आना और जोड़ों में लगातार दर्द होना है। इसके अलावा चिकनगुनिया के मरीज को सिर में और मांसपेशियों में भी दर्द बना रहता है। कभी कभी जोड़ों में सूजन होती है और इतनी सूजन होती है कि खरोंच के निशान भी आ जाते हैं। लगातार थकान महसूस होना और सांस फूलना, भूख न लगना और कुछ खाने पर जी मचलाना ये चिकनगुनिया के सामान्य लक्षण हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण है तो बिना देरी किए डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और लापरवाही बिल्कुल ना करें। आपके सेहत से जुड़ी खबर थी इसलिए इतने विस्तार से दिखा रहा हूं। तो अब तक आप चिकनगुनिया के लक्षण तो समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपको चिकनगुनिया के लक्षण हैं तो क्या करना है, कैसे बचना है, ये भी जानना चाहते हैं? ध्यान से देख लीजिए टीवी स्क्रीन, ये भी समझ लीजिए। सबसे जरूरी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें, जैसे जूस वगैरह। इसके अलावा खूब आराम करना चाहिए। ऐसा काम बिल्कुल ना करें जिससे थकान हो। जब आपको संक्रमण हो रखा हो तब मच्छरों के काटने से सावधान रहें, मच्छरों वाली जगह में ना जाएं और मच्छरों के काटने से बचाव करें कि मच्छर आसपास ना पाए। चिकनगुनिया का इलाज बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो। उचित इलाज कहाँ मिलेगा इसकी केवल तलाश करें और समय पर इलाज करें। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि जब आप खुद सावधान रहेंगे, सावधानी बरतेंगे, सावधानी रखेंगे, तभी किसी बीमारी से बच सकते हैं। आपकी सेहत से जुड़ी खबर थी इसलिए इतने विस्तार से दिखाया है कि आप कैसे बचाव करें, कैसे पहचान करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है इसकी बात कर लेते हैं। इंदौर में कबाड़ से जुगाड़। बताइए, इंदौर मैसेज बहुत देता है, इंदौर आपको संदेश बहुत देता है कि मुझसे सीखिए। इंदौर को देश के सबसे साफ शहरों में गिना जाता है और शहरों को साफ होना भी चाहिए, लेकिन साफ सफाई कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन अकेले अपने दम पर नहीं कर सकता। उसमें जनता की हिस्सेदारी, उसकी भागीदारी भी जरूरी है और जनता चाह ले तो कुछ भी संभव है। इंदौर क्यों इतना साफ रहता है इसका एक और उदाहरण आज देख लीजिए, सब कुछ समझ जाएंगे। इंदौर साफ सफाई के मामले में तो नंबर 1 पर है ही, लेकिन समय समय पर स्वच्छता और कचरे के मैनेजमेंट को लेकर नए नए प्रयोग भी करता रहता है। इसी सिलसिले में इंदौर ने नया प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? वेस्ट टू आर्ट कॉन्सेप्ट का। वेस्ट टू आर्ट कॉन्सेप्ट का जो कचरा है, यानी कचरे और कबाड़ से सुंदर मूर्ति, प्रतिकृति या कोई और आर्ट बनाने का प्रयोग किया है इंदौर में। बस इसी का नतीजा है कि पूरे इंदौर शहर में आपको जगह जगह कचरे और कबाड़ से बने म्यूरल, मूर्ति, प्रतिमूर्ति दिख जाएंगे और ये इतने खूबसूरत हैं कि आप पहली नजर में अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये मूर्ति या मॉडल किसी कचरे या कबाड़ से बने हैं। इतने खूबसूरत है। सबसे पहले राम मंदिर का ये मॉडल देखिए।
राम मंदिर का ये मॉडल रणजीत हनुमान मंदिर के पास गार्डन में बना हुआ है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये मंदिर लोहे के स्क्रैप मटेरियल का बना हुआ है, मतलब लोहे का जो भी कबाड़ होता है उससे बना है। ठीक इसी तरह गीता भवन चौराहे पर भी 15 फीट ऊंचे सांची के स्तूप को लगाने की तैयारी चल रही है। इंदौर के ही एलआईजी चौराहे पर एक दहाड़ते हुए शेर का म्यूरल लगाया गया है। यह शेर मेक इन इंडिया को भी रिप्रेजेंट करता है। मेक इन इंडिया का यह शेर भी लोहे के कबाड़ से बनाया गया है। भाई साहब, म्यूरल बनाते समय लोहे को रिसाइकिल करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि लोहे के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर ही आर्ट बनाई जाती है। ये तो बात थी लोहे की, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या आती है प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में। इंदौर वालों ने प्लास्टिक की बोतल से भी बहुत खूबसूरत आर्ट बनाई है और इंदौर के पलासिया चौराहे पर प्लास्टिक की बोतलों को कलर कर उनसे प्लास्टिक भारत छोड़ो लिख दिया। देख लीजिए इससे खूबसूरत तस्वीर क्या होगी। जिस प्लास्टिक से सब परेशान रहते हैं, उसी प्लास्टिक से सुंदर आर्ट बना दी गई है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए। पहली तस्वीर में घर से निकलने वाले प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से खूबसूरत आर्ट बनाई गई है, जिसमें महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को दिखाया गया है। दूसरी तस्वीर में सफाई दीदियों के सम्मान में लोहे के वेस्ट मटेरियल से स्टेचू बनाकर सम्मान का भाव दिखाया गया है। ये तो थी इंदौर की तस्वीरें, लेकिन इंदौर वालों ने ये किया कैसे और उन लोगों का इस पर क्या सोचना है, ये भी तो आपको सुनना होगा। सुन लीजिए, पुनीत विजयवर्गीय ने सब कुछ करके भेजा, सुनाइए भाई। इस बार नवाचार किया गया है कबाड़ से जुगाड़ का, यानी कि जो वस्तुएं कबाड़ हो चुकी है उनसे खूबसूरत म्यूरल्स बनाना या अच्छी पेंटिंग्स बनाना। स्वच्छता दीदी की 2 अच्छी सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई है, एक लायन बनाया गया है। प्लास्टिक की जो यूज्ड बोतलें हैं उनसे बेहद खूबसूरत तरीके से प्लास्टिक भारत छोड़ो लिखकर एक संदेश दिया गया है। जो है प्लास्टिक की बोतलें जो वेस्टेज थी, जो लोगों ने फेंक दी थी, हम लोग उनको कलर करके भारत छोड़ो प्लास्टिक का नारा लिखने के लिए और इंदौर को स्वच्छ रखने के लिए ये लोग हम पेंटिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बनाया है और स्वच्छता शहर के इस मामले में बहुत अच्छा है ये बनाया है इनको। हमने इस पूरी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार 2 लोग, एक महापौर और दूसरे नगर निगम के अपर आयुक्त से भी बात की है, सुन लीजिए। और देश का नहीं दुनिया का पहला शहर है जिसने अपने आयरन स्क्रैप से दुनिया की सबसे बड़ी राम मंदिर की रेप्लिका बनाई है, तो वहीं से ये आइडिया आया था। उसी टीम ने अब इंदौर शहर में कई सारे स्थानों पर आयरन वेस्ट से या दूसरे वेस्ट से वेस्ट टू आर्ट के कई सारे मॉडल खड़े किए हैं। कमिश्नर साहब ने विगत महीने जो बैठक हुई थी उसमें ये टास्क दिया था कि हम अधिक से अधिक वेस्ट टू आर्ट के आइटम्स लगाएं और लोगों को भी न सिर्फ वेस्ट की सुंदरता की तरफ आकर्षित करें, बल्कि हम ये भी दिखाएं कि कैसे हम अच्छे से अच्छे स्ट्रक्चर वेस्ट से क्रिएट कर सकते हैं, लो कॉस्ट आइटम्स। तो इसी क्रम में कई जगह आप देखेंगे कि स्क्रैप से एनिमल्स, घोड़े, शेर इस तरह के बने। इंदौर के प्रयोगों से सीखिए भाई, बहुत अच्छे और नए प्रयोग इंदौर करता रहता है, इसलिए सब कुछ बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कौन सी खबर है। छत्तीसगढ़ में ठगी बढ़ी, एक सन में साय सरकार। ठगी बढ़ी है छत्तीसगढ़ में और इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। कैसी प्लानिंग है, क्या प्लानिंग है, किस तरह का मॉडल खड़ा किया जा रहा है कि आप ठगे ना जाएं। छत्तीसगढ़ में बहुत ठगी हो रही है, जाल बिछाकर ठग हजारों करोड़ से ज्यादा उड़ा ले गए। हर रोज लोगों के साथ ठगी हो रही है। ठगों ने छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी को टारगेट किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बता देता हूं और क्यों आज ये खबर दिखा रहा हूं यही बता देता हूं। पुलिस प्रशासन के लिए ठगी एक चुनौती बन चुका है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़ी संख्या में लोग ठगी के शिकार हुए हैं और इनमें सबसे ज्यादा मामले साइबर ठगी के आए हैं। शातिर ठग लिंक भेजकर व्हाट्सएप में लिंक भेजकर, ऐसे लिंक भेज देते हैं, लिंक भेजकर एपीके फाइल डाउनलोड कराकर, ये देखिए दिख रहा है आप मेरे बगल में हरा, या फिर शेयर मार्केट में पैसे डबल करने का झांसा देकर ठगी को अंजाम दे रहे हैं।
साइबर ठगी को लेकर जो सरकारी आंकड़ा सामने आया है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, डर जाएंगे। इन आंकड़ों को ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। देखिए, स्क्रीन देखिए। साल 2024 के फरवरी से लेकर नवंबर तक के आंकड़े सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 महीनों में हर घंटे तीसरे व्यक्ति के साथ ठगी हुई है। इन 10 महीनों में ठगी के शिकार लोगों की संख्या 17,000 से ज्यादा है और कुल 3,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की ठगी की गई है। 3,000 करोड़ से भी ज्यादा। और अब तक मात्र 35 से 40% रुपयों की ही रिकवरी हो पाई है। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं साइबर एक्सपर्ट, सुनिए। पिछले कुछ समय से जैसे कोरोना काल, जब से कोरोना काल हुआ, मार्केट में ऐसा सेंसेक्स में भी उछाल हुआ और बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो लोग कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ये एक सबसे बड़ा चीज़ है कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के कारण ही लोग इस तरफ ज़्यादा मूव ऑन हो गए। सबसे ज़्यादा इसमें यंगस्टर लोग ही फंसते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें बिजनेसमैन लोग ही फंसते हैं और एजुकेटेड लोग भी इसमें फंसते हैं। सबसे आसान तरीके हैं कि आपको अनजान लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है, सडनली लोगों पर बिलीव नहीं करना है। साइबर अपराधी को कॉल पर पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, वो या तो आपको डराएगा या तो आपको लालच देगा। तो इन दो चीज़ों को पहचानिए। किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करते समय अपना कोई OTP शेयर ना करें, उनके द्वारा भेजी गई किसी लिंक पर क्लिक ना करें और उनके द्वारा बताए गए किसी ऐप को आप डाउनलोड या इंस्टॉल ना करें, तो आप सुरक्षित रहेंगे। साइबर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसलिए हमेशा कहता हूं कि पैसे कमाने के शॉर्टकट में मत पड़िए। साइबर ठग लगातार ठगी का पैटर्न बदल रहे हैं और लोगों को झांसे मिले रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के साथ ठगी हो जा रही है। ठगी करने वाले और ठगी का शिकार होने वाले दोनों में ज्यादातर युवा वर्ग शामिल है। छत्तीसगढ़ में झारखंड, दिल्ली, नोएडा और राजस्थान के गैंग सबसे ज्यादा एक्टिव हैं और साइबर ठगी में सबसे ज्यादा शहर के लोग शिकार हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए, 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं। 4 बड़े मामले हैं। पहला मामला राजधानी रायपुर का है, जहां एक चाय बेचने वाले ने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, ना 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। इस चाय बेचने वाले के झांसे में आकर करीब 400 लोगों की कमाई चली गई। दूसरा मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का है, जहां फ्लोरा मैक्स नाम की कंपनी ने 40,000 महिलाओं के साथ 120 करोड़ रुपयों की ठगी की, जिसके चलते गांव की महिलाएं कर्ज में चली गई हैं। तीसरी तस्वीर अंबिकापुर की है। यहां के करीब 30 से 40 गांवों को ठगों ने निशाना बनाया और इनसे करीब 40 करोड़ रुपयों की ठगी हो गई। चौथी तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां 10वीं पास लड़कों ने डॉक्टर और CA जैसे पढ़े लिखे लोगों को ठग लिया था। इन लड़कों ने शेयर मार्केट का झांसा देकर 10 करोड़ रुपयों से ज्यादा की ठगी की थी। मतलब जहां जैसे लोग वहां उस लेवल की ठगी। यहाँ युवा थे, शहरी थे, तो शेयर मार्केट से ठगी। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर गया है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? ग्राफिक्स के जरिए इसको भी समझ लीजिए। स्क्रीन देखिए, समझ जाएंगे आंकड़ा कहां पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के आंकड़ों की बात करें तो साल 2020 में करीब 2300 मामले सामने आए थे। साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 7,134 हो गया और साल 2022 में साइबर अपराध के कुल 12,295 मामले दर्ज किए गए, जबकि साल 2023 में ये आंकड़े 20,000 से भी ज्यादा हो गए और 22,296 मामले सामने आए। और इस साल 2024 में पिछले 10 महीनों में कुल 17,011 मामले सामने आए हैं। ठगों के झांसे में आकर अपने पैसे गंवाने वाले लोग अपने पैसों की रिकवरी के लिए लगातार भागदौड़ कर रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। जिसके बाद साइबर अपराधों पर शिकंजा कसने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी पहल की है। छत्तीसगढ़ में पहले साइबर भवन की शुरुआत की गई है, जो साइबर क्राइम से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए काम करेगी और मामलों को सुलझाने में मदद करेगी। रोहित मिश्रा सब कुछ दिखा रहे हैं कि कहां से ये पूरा सिस्टम ऑपरेट होगा। देख लीजिए और समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और साइबर भवन अलग से साइबर जो क्राइम्स होते हैं उनके लिए भवन बना दिया गया है। यहीं से पूरे प्रदेश भर में मॉनिटरिंग जो है वो की जाने वाली है। ये अलग से विंग तैयार किया गया है, जिसका 3 प्रमुख काम रहेगा। अलग से यहाँ पर कई बड़े ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे जो 24 घंटे 7 दिन यहाँ पर साइबर से जुड़े अपराधों को डील करेंगे। ये क्राइम पोर्टल है, इस पोर्टल पे तमाम तरीके के जो डिटेल है वो आपको देखने को मिल सकती है। ये जो पोर्टल में एंट्री होकर सीधा बैंक में जाता है, बैंक वाले उसको फिर फ्रीज करते हैं अकाउंट को। इस लैब में मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड जितने भी साइबर अपराध होते हैं उनकी तमाम चीज़ों की डिटेल खंगाली जाती है।
परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए बढ़िया काम किया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने। इस पहल की प्रदेश को जरूरत थी। करोड़ों करोड़ रुपए ठग लेंगे भाई साहब, तो अलग से तो बैठाना पड़ेगा 4-6 लोगों को कोने में। भाई साहब देखो कहां से ठगी हो रही। साइबर भवन की क्या खासियत है ग्राफिक्स के जरिए, इसको भी समझ लीजिए। मेरे बगल में सब कुछ लिख रहा है, दिख रहा है, आपको समझ लीजिए। साइबर भवन में सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी। साथ ही इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1930 हमेशा एक्टिव रहेगा। यहाँ कुल 8 से ज्यादा टीम एक्टिव मोड पर रहेगी और खुद साइबर एसपी और आईजी भी यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यहाँ आए मामलों का डाटा नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही साइबर लैब में मोबाइल संबंधित अपराधों की निगरानी भी की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सुनिए। यहाँ पर साइबर भवन का लोकार्पण किए हैं और हम समझते हैं कि इस दिशा में हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आज खुद का एक भवन मिलने से और भी उत्साह होगा हमारी पुलिस को। और साइबर ठगी और साइबर अपराध की जो बढ़ोतरी हो रही है उसको रोकने में कहीं ना कहीं और भी मजबूती के साथ हमारी पुलिस काम करेगी। साइबर भवन आज शुरू हुआ है। डेडिकेटेड एक फैसिलिटी, डेडिकेटेड एक पूरा यूनिट काम करेगा। दूसरे प्रदेशों से भी सीखना है, देशों से भी सीखना है और स्वयं को भी एक्सरसाइज करके इन बातों को समझना है। यहाँ पर प्रदेश में खुलने वाले साइबर थानों के अतिरिक्त यहाँ ट्रेनिंग। पिछले कुछ महीनों से सीधे मुद्दे की बात मैं आपको ठगी की खबरें लगातार दिखा रहा हूं ताकि आप सावधान रहें। इसके पीछे की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि आप लोगों को जागरूक कर सकें, ताकि कोई शातिर ठग आपकी जीवन भर की कमाई ना उड़ा ले जाए। पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बार बार कह रहा हूं। पैसे सिर्फ मेहनत से कमाए जा सकते हैं और खूब मेहनत से ज्यादा कमाए जा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम सतर्क नहीं होंगे तब तक साइबर अपराधों के मामले इसी तरह बढ़ते रहेंगे। लगातार हो रही ठगी को रोकने के लिए हमारा आपका जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ बता दिया, आपके हाथ में सावधान रहना, खुद को सचेत रखना। आगे बढ़ते हैं और आगे कहां की खबर है? कवर्धा की। भाई बहन का अटूट प्रेम देखिए। ये भाई बहन का जो प्रेम है, ऐसी खबरें मुझे जब आती हैं तो मुझे लगता है कि आपको दिखानी चाहिए। इससे सीख मिलती है। हंसते मुस्कुराते दुख और तकलीफ में भी कैसे आगे बढ़ रहे हैं। भाई बहन का प्यार अटूट होता है। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उसी से जुड़ी एक खबर है। ये तस्वीर देखिए तस्वीर। एक छोटी सी बच्ची है, कंधे पर बैग लटकाई हुई है, पैरों में चप्पल भी नहीं है, फिर भी एक व्हील चेयर को धकेल कर ले जा रही है। बहुत ताकत लगानी पड़ रही है इस बच्ची को, फिर भी व्हील चेयर को लेकर जा रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस व्हील चेयर पर इस बच्ची का भाई बैठा है जो चल नहीं सकता है। भाई बहन के अटूट प्रेम की यह तस्वीर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की है। मानिक चौरी गांव की रहने वाली संध्या यादव की उम्र मात्र 8 साल है, मात्र 8 साल। और इनके बड़े भाई जयराम यादव की उम्र 9 साल है। इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी संध्या बहुत समझदार है। संध्या रोज अपने दिव्यांग भाई को स्कूल जाने में मदद करती है। स्कूल जाने के लिए रोज अपने भाई को अपने हाथों से तैयार करती है और व्हील चेयर में बैठाकर लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर सरकारी स्कूल में पढ़ाने ले जाती है। मात्र 8 साल की बच्चे के अंदर अपने भाई को लेकर ये भावना है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि भाई बहन का रिश्ता अनोखा होता है। इनके बीच अटूट प्रेम होता है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। ऐसे भाई बहन की जोड़ी से आपको मिलाने के लिए मैं स्कूल में आया हूँ। भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाचार इसलिए है क्योंकि वो दिव्यांग है। दिव्यांग भाई के हौसलों को बढ़ा रही है उसकी बहन संध्या। तो रोज तुमन साइकिल में था? हाँ। लेके ओला? हाँ। हैं? तो धकेला था तुमन? हाँ। और जाए बेरा में? लेता। पहले उसकी मम्मी आती थी, ले जाने के लिए भी आती थी, छोड़ने के लिए भी आती थी, पर अब संध्या ही लेके जाती है उसको। शुरू से 2 साल हो गए जावत लेके 7 बजे में निकल जाते हम 10 बजे जाते हैं। अपन सेवा सत्कार करके ना लेके पढ़े लिखे। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा कम से कम अपने लायक सीख ले कुछ। संध्या का सपना है कि उनका बड़ा भाई पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इसलिए संध्या खुद अपने भाई का हाथ पैर बन गई, अपने भाई के पढ़ाई का जरिया बन गई। यहां तक कि जयराम का स्कूल में एडमिशन भी बहन संध्या की वजह से हुआ है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, ये भी जान लीजिए। संध्या का परिवार
बहुत गरीब है। पिता मजदूरी करके परिवार का पेट भरते हैं। संध्या के पिता का पूरा समय मजदूरी में ही चला जाता है, इसलिए जयराम को स्कूल नहीं छोड़ पाते, जिसकी वजह से जयराम का घर से 2 किलोमीटर दूर स्कूल जाना संभव नहीं था। जिसके बाद बेटी संध्या ने जयराम को पढ़ाने की जिद की और जयराम का स्कूल में एडमिशन कराया। फिर संध्या अपने भाई को रोज अपने साथ स्कूल ले जाने लगी और इतना ही नहीं, संध्या अपने भाई को स्कूल लाने के बाद अपने हाथों से खाना भी खिलाती है। आसपास दिव्यांग बच्चों के लिए कोई स्पेशल स्कूल नहीं है, फिर भी इन बच्चों में गजब का जुनून है। गरीबी के हालात में बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में अगर इन बच्चों को प्रशासन से मदद मिल जाए तो इन बच्चों को काफी राहत मिल जाएगी। जिले के कलेक्टर से अपील करूंगा और हाँ, संध्या के परिवार की मदद के लिए कल मेरा सहयोगी कलेक्टर से भी मिलेगा और कोशिश करेगा कि कोई ऐसी साइकिल जिसमें इनको मेहनत ना करना पड़े, ट्राईसाइकिल, इलेक्ट्रिक और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी इस तरह के साधन आते हैं जिससे इन बच्चों का वहाँ जाना आसान हो जाएगा। कल मेरा सहयोगी जिले के कलेक्टर से जाएगा, कवर्धा कलेक्टर से बात करेगा और पूछेगा कि क्या इनका ये रास्ता और आसान हो सकता है। कल फिर ये खबर दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर क्या है? खबर का असर हुआ है नारायणपुर में। विस्तार ने उसकी खबर का बड़ा असर। एकलव्य आदर्श स्कूल के बच्चों को मिला नया भवन। छोटे डोंगर से ओरछा शिफ्ट किए जाएंगे। 360 बच्चे शिफ्ट कराने के लिए 36 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। एकलव्य स्कूल में अव्यवस्था की खबर दिखाई थी हमने, आपको याद है, 2 दिन तक लगातार खबर दिखाई थी। बाथरूम में बेडरूम बनाने की खबर दिखाई थी, आपको याद है, सीधे मुद्दे की बात में। और इस पूरे मामले को लेकर केदार कश्यप क्या कह रहे हैं, अभी ये सुनिए। सुनिए। की प्राथमिकता में है और उन बच्चों को तत्काल ओरछा के लिए शिफ्ट किया जाएगा। की प्राथमिकता में है और उन बच्चों को तत्काल ओरछा के लिए शिफ्ट किया जाएगा। चलिए, अच्छा है, बच्चों को बाथरूम से निकालकर अच्छी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इससे बेहतर क्या होगा? यही तो विस्तार न्यूज़ का मकसद है, यही तो हमारी मुहिम है। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए विस्तार न्यूज़ इस तरह की खबरें दिखाता है।